प्राइमरी सेल मैंने आपको बताया था यूज एंड थ्रो, क्लियर है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास चलता है, दैट इज डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लो और समझ लो। जिंक सिलेंडर होएगा, अब जिंक है तो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है वो, ठीक है जी, क्योंकि इसका ई नोट नेगेटिव आप सब बच्चों को पता है। दिस इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसका काम क्या है थोड़ी देर में जानते हैं जिस बात को भी। कॉम्प्लेक्स बनाने के काम आएगा जिससे रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, विद लिटिल ZnCl2 इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट इन वाटर। कुल मिला के हमें काम की बात से मतलब है ये हो गया। जिंक सिलेंडर क्या काम करेगा, एनोड का ही डन है। कैथोड ग्रेफाइट का है, तो यहां मैं एनोड लिख दूं, और ग्रेफाइट आपके पास क्या काम कर रहा है, इट इज कैथोड। होगी कहानी। ग्रेफाइट इज ओनली अ करंट, वो तो इसी में आ गया है। द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2, इसका भी कुछ काम होएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 है। ये MnOOH +3 ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा, और +3 ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा, क्लियर है। तो जैसे एनोडिक रिएक्शन यहाँ हो रही है, कैथोडिक रिएक्शन इस फॉर्म में चलेगी। ये ऑक्सीडाइज हुआ बच्चे और ये रिड्यूस हुआ, बस आगे ये सब कुछ दे रखा है उसने ना। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करके आप समझ लो कि मेरे पास हुआ क्या। यहां एनोड जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड, मैंने आपसे क्या कहा, कैथोड पे कैथोडिक रिएक्शन हुएगी, +4 कन्वर्ट होएगा 3 के अंदर, कौन, MnO2। और यहाँ जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है ना बच्चे, वो जिंक से रिएक्शन करके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी ना कभी हम लोग, क्लियर। तो जो जिंक क्लोराइड है, जिंक +2 है, वो 4 अमोनिया के साथ, जिंक +2 4 अमोनिया के साथ, जिंक +2 4 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब उससे क्या फायदा है, अदरवाइज इस सेल के अंदर ना प्रेशर बनने की वजह से इसमें बर्स्ट हो सकता है ये। तो अमोनिया गैस जो निकल रही है ना बच्चे, उसको इमीडिएटली कंज्यूम करना मस्ट है। तो इसीलिए ओवरऑल टारगेट क्या बना, ये मेरे पास एक रिएक्शन बनी जिसको देखना है और इसका आपने ई नोट के बारे में फोकस करना है। तीसरी बार बोल रहा हूँ, जिंक में +2 में ऑक्सीडाइज हो गया, और MnO2 +4 से +3 में कन्वर्ट हो गया। जो अमोनिया गैस बनेगी उसे जिंक एक्सेप्ट कर लेगा टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और इसका वोल्ट वैसे भी देखा होगा, नॉर्मली जो हमारे मार्केट में सेल मिलते हैं ना, ड्राई सेल, उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही होता है। कुल मिलाकर इसमें काम की बात आपको पता चल गई है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। फाइनल डिस्कशन तो इस इक्वेशन को किसी साइड में लिख के, सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जानी है आपको। ये अब आपके पास बच्चों के लिए मैंने सिंपल एक लाइन लिख दी। अगर ये मरकरी सेल की बात कर रहा है, रूबेन मेलोरी सेल की बात कर रहा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होएगा और मरकरी रिड्यूस होएगा। ये वाली लाइन नोट कर सकते हो आप, जिंक टू जिंक +2, मरकरी +2 टू मरकरी। सेकेंडरी सेल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेल में खास बात क्या, ध्यान से सुनो, आपको समझना क्या है, इसमें Pb लेड और PbO2 दो इलेक्ट्रोड है। अब सोचो ना, लेड 0 से नीचे तो जा नहीं सकता, लेड 0 से नीचे तो जा नहीं सकता। जब लेड 0 से नीचे जाएगा नहीं, जब आपके पास लेड 0 से नीचे जाएगा नहीं, तो क्या करोगे बच्चे, ये ऑक्सीडाइज होएगा, और ऑक्सीडाइज होएगा तो किसका काम करेगा, एनोड। आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द एनोड, आपको ये बताया हुआ है। अच्छा, ये PbO2 में है, अब ये ऑलरेडी +4 में, तो +4 में तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो जहां रिडक्शन हो उसको क्या बोलते हो, कैथोड। कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 है। नेट क्या हुआ, PbO2 + H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट, और ये सॉलिड PbSO4 बन गया है, साथ में पानी बना। और मैंने बच्चों को क्या बताया, अगर वाटर बन रहा है तो ये डिस्चार्जिंग है, और जस्ट इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है, जस्ट इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपके पास चार्जिंग है। उसमें वाटर कंज्यूम होएगा और वापस PbO2 बनेगा। तो इसको क्यों बोला सेकेंडरी सेल, क्योंकि ये रिचार्जेबल है। और क्यों बोला था पिछले वाले को प्राइमरी सेल, क्योंकि वो रिचार्जेबल नहीं था। इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। PbO2 plus 2H2SO4 change to 2PbSO4 to water, it is discharging, and just reverse of this reaction is
रीचार्जिंग और चार्जिंग। एक पीबी पीबीओ2 का नेट, एक पीबी पीबीओ2 का जो सेट है पूरा, एक पीबी और एक पीबीओ2 मिलकर अप्रोक्सीमेट 2 वोल्ट देते हैं। तो आपके घर में अगर कोई बैटरी है 12 वोल्ट की, तो उसमें 6 सेट लगे मिलेंगे आपको। 1 सेट ऑफ पीबी पीबीओ2, सेकंड सेट ऑफ पीबी पीबीओ2, थर्ड सेट ऑफ पीबी पीबीओ2, फोर्थ सेट ऑफ पीबी पीबीओ2 एंड फिफ्थ 6 सेट ऑफ पीबी में टोटल 12 वोल्ट निकलेंगे। ऐसे आपके पास है निकल कैडमियम सेल। कैडमियम का इस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो एनोड का काम कर रहा है। ये सारी कहानी इनोड बेस्ड है। और दूसरा निकल का इस जगह पे थ्राइस से +3 से क्लियर रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड का काम कर रहा है। लेकिन आपको ना 2 फोकस करने हैं, एक तो लेक्लांचे सेल और दूसरा मैंने बोला था लेड स्टोरेज बैटरी, मोर देन सफिशिएंट। अब इसके बाद शुरू होते हैं जी फ्यूल सेल। इसके बाद शुरू होते हैं जी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या, या तो हाइड्रोजन को या हाइड्रोकार्बन्स को, जो जनरली फ्यूल होता है जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स ही हैं बच्चे, इनको बर्न करवाकर CO2 वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस करना, और इसी हीट से फर्दर क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है फ्यूल सेल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मैंने बच्चों को क्या कहा, हाइड्रोजन एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में भेजोगे आप, तो भाई ये जीरो से इंक्रीज करेगा तो ये एनोडिक पार्ट में भेजोगे, और ऑक्सीजन 0 से माइनस पे जाएगी, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोडिक पार्ट में भेजोगे। कुल मिलाकर अगर आप H2 प्लस हाफ O2 विद इलेक्ट्रोलाइट KOH क्या कर रहे हो, वाटर बना रहे हो, और इसमें एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स में भी देखोगे आप। तो 0 से +1, 0 से -2, कुल मिलाकर जहां ऑक्सीडेशन हो गया वो वाला कंपार्टमेंट एनोड का, और जहां रिडक्शन हो गया वो वाला कंपार्टमेंट कैथोड का काम कर गया है, कैथोड का काम कर गया है। तो इस तरीके से आप वाटर बना रहे हो, और इस पूरे वाटर के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 3 सेल फिर आपके पास अब रिव्यू में आ गए। नंबर 1 ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, प्राइमरी सेल, यूज एंड थ्रो, जिंक +2, MnO2 itself reduced, +4 change to +3। जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए वो MnO2 एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप सुन पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। और सेकंड नंबर पे लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल है वो सेकेंडरी सेल है, क्लियर। और उसके बाद की कहानी किस पर आ गई है, उसके बाद की कहानी किस पर आ गई है, ऑन द फ्यूल सेल, जिसमें आप फ्यूल को बर्न करवाकर, जिसमें आप फ्यूल को बर्न करवाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, और वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आ जाती है। और बहुत बेस्ट सेल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई पोल्यूशन के चांसेस ही नहीं है। अब डिस्कशन आपके पास कोरोजन का, ध्यान से सुनना और समझना भाई। कोरोजन कैसे, हाँ जी बोलो बेटा। अभी दिखा देते हैं जी। इस निकल कैडमियम में ना आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस लिखी मिलेंगी, लेकिन आप इस रिएक्शन को देखना, ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ना एक चीज सोचना, हमने वहां ना निकल हाइड्रोक्साइड यूज किया था शुरू में, निकल +3 ना, तो इस वजह से साफ सी बात नजर आती है कि वहां KOH एज इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है कोरोजन। कोरोजन का सिंपल मीन है मेटलर्जी का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस। मेटलर्जी का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या है, ये मेटल को ऑक्सीडेशन करने का फिनोमिनन है। मेटल इसमें क्या होएगी, ऑक्सीडाइज होएगी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब आप छोटा मोटा क्वेश्चन ढूंढते हो तो इसमें रस्ट का फॉर्मूला, आपसे रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेगा, और रस्ट का फॉर्मूला आपके पास है क्या, क्लियर, Fe2O3.XH2O। Fe इज इन +3 फॉर्म,
और आयरन सोचो ऑक्सीडाइज हुआ है तो पक्का आयरन इटसेल्फ कौन है, एनोड है। आयरन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है तो आयरन क्या हो गया, एनोड का काम कर रहा है। अब इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ईसीएस, क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। पहले ऑक्सीडेशन, इसके बीच की कमेंट्री पढ़ने की नीड नहीं है बच्चे, यहाँ थोड़ा सा केयरफुली होकर चलो और काम की बात पे फोकस करो। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वही क्या काम करेगा, एनोड का। अब इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर चाहिए बच्चे जो इसने डोनेट किए हैं, तो पक्का 101% एसिडिक मीडियम, और वो कहां से आएगा, मॉइस्चर प्लस एटमॉस्फेरिक CO2, मॉइस्चर प्लस एटमॉस्फेरिक CO2। और अगर उसको CO2 नहीं मिलता तो कार्बोनिक एसिड बनेगा नहीं, और कार्बोनिक एसिड अगर नहीं बनेगा तो उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर नहीं मिलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर नहीं मिलेंगे तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए तो आपने देखा होगा ना, जब भी आप रस्टिंग रोकना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द रस्टिंग देन यू शुड हैव द बेसिक मीडियम, बेसिक ऑक्साइड्स। तो जितने बेसिक ऑक्साइड होंगे पेंट के थ्रू, क्लियर, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, कुछ भी करो, कुल मिलाकर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवा दो मेटल को, तो उतना उसका चांसेस ऑफ रस्टिंग, ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इसको ना रट्टा मारने से अच्छा हम थोड़ा समझ लें कि जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होना है वो एनोड है, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होना है वो एनोड है, और उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसका एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए। दैट्स व्हाई एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस वाटर कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर बन रहे हैं, वन एनोड सेकंड कैथोड। और अगर इस पूरे प्रोसेस में मीडियम बेसिक कर दिया जाए, इस पूरे प्रोसेस में अगर मीडियम बेसिक कर दें तो मान के चलो कोरोजन रुक जाएगा। लिखा ना, इट इज ऑब्जर्व दैट आयरन इज कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन विद pH अबोव 9-10 डजंट कोरोड, मतलब बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन बनेगा, अगर आप मेरी बात को लिटरली वर्ड टू वर्ड समझ और सुन पा रहे हो तो इसलिए बच्चों को बोला जाता है ओवरऑल रिएक्शन ध्यान से सुनना। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ 4H प्लस फ्रॉम द H2CO3, H2CO3 कहां से बना, मॉइस्चर प्लस 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 CO2, और ऑक्सीजन इसमें हेल्प कर रही है तो ये मिलकर वाटर बना लेंगे, और इसका E नोट प्लस है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तुम्हें कुछ नहीं करना, और नेचर में रस्टिंग 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 कंटिन्यू रहेगी। और वही फेरस फेरिक में बदल गया, और फाइनल फॉर्मूला Fe2O3.XH2 आ गया, जिसको रस्ट बोलते हो आप। कोरजन, जितना मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है उस पर इंप्योरिटी ज्यादा है, जितना उसका सरफेस एरिया है, जितना एसिडिटी ज्यादा है उतना कोरोजन बढ़ जाएगा। मेटल ज्यादा रिएक्टिव, इंप्योरिटी हो वहां, या रफ सरफेस हो, स्ट्रेन्स हो, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, तो ये सारे, और वो भी कौन, एसिडिक, उतना कोरोजन को फेवर लग जाएगा बच्चे, उतना कोरोजन ज्यादा होएगा। अगर कोरोजन को रोकना चाहते हो, अगर कोरोजन को रोकना चाहते हो तो बस उसको मॉइस्चर के टच में मत आने दो, ऑलरेडी उस पे एक प्लेटिंग कर दो ऑक्साइड्स की। जितने भी व्हीकल्स है ना सब पे देखा होगा क्रोम का प्लेटिंग है, तो करते क्या है वो ऑलरेडी Cr2O3 Al2O3 निकल ऑक्साइड इन सब की ऑलरेडी कोटिंग कर देंगे उस पे, तो पहले ही ऑक्साइड पड़ा तो सरफेस क्या हो जाएगी, नॉन रिएक्टिव हो जाएगी, रस्ट नहीं हो पाएगा, वो कोरोजन नहीं हो पाएगा उसका। यह सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि बेसिक होना चाहिए, बेसिक, अगर बेसिक होएगा तो कोरोजन वैसे ही रुक जाना है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होना है, इस मेटल को मान लो बचाना है, इस मेटल को मान लो आपने बचाना है, और ये रिएक्टिव है, तो अगर इसको बचाना है तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव के साथ उसको कनेक्ट करो, जिससे इसका एनोड फॉर्म हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट कैथोड बच जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना। अगर आप वर्ड सुनने में इंटरेस्टेड हो तो वर्ड सुन लो, क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स लूज देयर लस्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इनविजिबल लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक है, आपको
बार बार बता रहा हूं, इफ यू वांट टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर आपको रस्टिंग रोकनी है तो भाई बेसिक मीडियम ले लो। इसीलिए इसको सेक्रीफिशियल, आयरन को बचाना था तो जिंक की कोटिंग करवा दी, तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आयरन बच जाएगा। इसीलिए इसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोगों को बचाने के लिए आर्मी वाले बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो हमें देखना है वो रिएक्टिव भी हमसे ज्यादा, तभी तो हमें बचा पा रहे हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होएगा ना, उस कम रिएक्टिव को जो हमारे काम की चीज उसे बचा पाएगा वो। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी इसी कैटेगरी में चला गया। एंटीरस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना या उस पर कोटिंग करवाना, ये सारा के सारा टारगेट किसको लेकर चल रहा था? अबाउट द कोरोजन। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्कशन कर लो। ये ऑल अबाउट सेल्स, ऑल अबाउट कोरोजन था। ठीक है जी। चैप्टर का नाम सुना होगा आपने, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। शुरू करें भाई, वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसमें वैसे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खतरनाक होती हैं। एक तो होता है स्मोग, एक इसमें है एसिड रेन। क्लियर। इसके अलावा थोड़ा सा इसके अंदर होता है आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसेस। बस वो जैसे जैसे आती जाएंगे हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। अब लाइन टू लाइन में होगा क्या, पोल्यूटेंट किसको बोलोगे? सिंपल, कोजिंग पोल्यूशन, कहानी खत्म। और ये मान के चलो अगर कोई भी क्वांटिटी रिक्वायर, टीएलवी बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड और लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो समझ के चलो दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। अगला है प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं। क्लियर ना? इट्स फॉर्मेशन एंड रिमेन्स देयर एज सच, NO, SO2, NO2। लेकिन सेकेंडरी पता है क्या करेंगे? क्लियर। These are formed by the reaction of primary pollutant in the atmosphere. Clear. For example, hydrocarbon, nitrogen oxide form the peroxyacetyl nitrate, PAN। कुल मिलाकर एज सच रहे प्राइमरी और फर्दर रिएक्शन से बने सेकेंडरी। वैसे 11th में पढ़ा था ये चैप्टर। ओके चल, नहीं पढ़ा। वैसे जनरली इसको इग्नोर ही कर देते हैं सब जगह पे। कंटामिनेट, a substance which doesn't occur in nature but is introduced in the atmosphere by the human activity, like MIC, मिथाइल। या आपने 1984 में भोपाल ट्रेजेडी सुनी होगी ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उसके यहाँ से इस गैस का लीकेज हुआ था, MIC। तो ये कंटामिनेट, अ सब्सटेंस विच डजंट अकर इन नेचर, नेचर में नहीं है लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ ह्यूमन एक्टिविटी से। जैसे MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड है ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, MIC आइसोसाइनेट, विच लीक्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। आपको बस कंटामिनेट समझना है मेन तो। अब है सोर्स। सोर्स वो जहां से पोल्यूटेंट या कंटामिनेंट आ रहे हैं। सबसे पहले काम शुरू करते हैं जी, आपके पास है गैसियस एयर पोल्यूटेंट। ध्यान से सुनना, चांस यस और नो में रहता है नीट के अंदर, इसका ना आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो गया, डाइफॉर डाइऑक्साइड हो गया। सोर्स क्या है? वोल्केनिक इरप्शन, सल्फर वहीं से निकलता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में जाकर देखना, जहां उनकी अकरेंस अबंडेंस दे रखी है वहां लिखा है ये लाइन। रोस्टिंग मेटलर्जी में देखा होगा आपने, 2-3 का कोड बनता है, 2-3-2-2। एंड कंबशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। अब इनको सोखेगा कौन? इनको अपने आप में फाइनली एब्जॉर्ब कौन करेगा? सिंक कौन होएगा इसका? मार्बल स्ट्रक्चर्स। तभी तो देखा होगा ना एसिड रेन से। और जब भी एसिड रेन की बात करो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करो, तो ताजमहल का जिक्र आएगा ही आएगा। लाइमस्टोन। क्लियर। ये आपके पास है जियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ अमोनिया इन फॉर्म ऑफ H2SO4। ये सब इसके
इसके सिंक है, खा जाते हैं इसको फाइनली। उसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बैक्टीरिया, लाइटनिंग और ऑटोमोबाइल्स। लाइटनिंग क्यों लिख रहा है, आप भी समझदार हो। N2 का O2 से रिएक्शन करवाने के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और वो अपर एटमॉस्फेयर में ही पॉसिबल है ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना। सिंक इसका कौन होएगा, नेचुरल प्रोसेसेस होएगा या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो HNO3 बना देंगे टू फॉर्म HNO3, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना। हाइड्रोकार्बन में ऑटोमोबाइल, फॉरेस्ट फायर, बैक्टीरिया, अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा था आपने फॉरेस्ट फायर, क्लियर। करोड़ों बर्ड्स, करोड़ों एनिमल्स खत्म हो गए थे उसके अंदर। डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जिससे हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो इसका सिंक कौन है, ये बर्न होकर CO2 वाटर बना देंगे, हाइड्रोकार्बन्स। मोनो ऑटोमोबाइल से, फायर फॉरेस्ट से, वोल्केनिक इरप्शन से, स्मोकिंग वगैरह से रिलीज होती है कार्बन मोनो। और सबको पता है सोइल इसका सिंक है। डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, इसके तो आप एक्सपर्ट हो। CO2 का सिंक कौन हो गया, फोटोसिंथेसिस में जो लगे हुए हैं वो कौन है, प्लांट्स। सिंक के बारे में तो पता चल ही गया, सिंक कौन होता है, मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम्स और इंटरेक्ट विद द लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट को जो खा गया वो सिंक है, और जो इससे अफेक्ट हो रहा है, जैसे आप और मैं, क्लियर। प्रोड्यूस भी वैसे हम ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अफेक्ट भी हम ही हो रहे हैं, तो हम रिसेप्टर हो गए, अफेक्टेड बाय पोल्यूटेंट। एक तो होता है सिंक जो उसके लिए नॉर्मली बना ही है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, एसिड को बेस, वो तो सिंक। लेकिन जो जबरदस्ती इसकी टच में आ गया वो रिसेप्टर बन जाएगा इसका। TLV होती है मिनिमम वैल्यू, जिससे ऊपर वो पोल्यूटेंट बनता है, मिनिमम वैल्यू जिससे ऊपर वो पोल्यूटेंट बनता है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, इट इज परमिसिबल लिमिट ऑफ अ पोल्यूटेंट टू विच अ हेल्दी पर्सन इफ एक्सपोज फॉर 8 hours अ डे, 50 hours अ वीक फॉर लाइफ टाइम डजंट कॉज एनी एडवर्स इफेक्ट, क्लियर। TLV ऑफ कार्बन मोनो, इसको थोड़ा अंडरलाइन किया जा सकता है, कई बार टारगेट बन जाता है, लेकिन जिस हिसाब से हम पेपर में बैठने जा रहे हैं मुझे चांस कम ही लगता है कि पेपर वाला इस पे फोकस कर पाएगा। CO2 5000 ppm, फोस्जिन की ppm, फोस्जिन समझ गए ना बच्चे, फोस्जिन का स्ट्रक्चर पता है। एक चैप्टर हुआ करता था हेलो एल्केन हेलोरीन्स, उसमें था हेलोफोम। हेलोफोम मतलब क्लोरोफोम का एग्जांपल, क्लोरोफोम का ऑक्सीडेशन हुआ था तो वो एक पॉइजनस कंपाउंड बना गया था फोस्जीन। फिर जो सोर्स है वो नीचे बोले मैंने, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया एयर वाटर डंपिंग से, फिर पोल्यूटेंट का सिंक है, एसिमिलेशन बाय द एनवायरमेंट, और ये कुल मिलाकर एक पूरा के पूरा इसका साइकिल चलेगा। अब एक बार जल्दी से इस पे नजर मार लो आप, विद इन 1 minute आप इसका रिवीजन कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू बच्चे, अगर हमें किसी हेल्दी पर्सन को 50 hours एक वीक में उस वैल्यू तक की अमाउंट अगर वो उस पे उसको एक्सपोज होता है वो, तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर उससे ऊपर वैल्यू आप देते हो 50 hours तक, मतलब 50 hours तक दिया और उस पर एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो इसका मतलब TLV क्लोज्ड है। TLV थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, अगर किसी भी हेल्दी पर्सन को 50 घंटे तक एक वीक में उतनी अमाउंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 40 ppm 50 घंटे तक वीक तक देते रहो, एक वीक तक, और उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 41 दे दोगे तो अगला 1 ppm उस पर क्या करेगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, तो उसको बोलते हैं TLV, थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है क्या, वो इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लियर। अब इसको इतना डिफाइन करने की नीड नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि हम कोई सब्जेक्टिव पेपर तो लिखने जा नहीं रहे, बस ये समझ लो
ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, क्योंकि आइडिया तो सभी को है कि जो सनलाइट आएगी उसकी हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लिया जाएगा, और वो ज्यादा अगर ट्रैप हो गई तो गैसेस का कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग होना है। ये सारी की सारी गैसेज अगर क्वांटिटी में बढ़ जाए, CO2, मीथेन, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, तो ये पता है क्या होंगी, ये जो सनरेज है, जैसे कार धूप में खड़ी रहे तो उसके अंदर गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो हीट एंटर तो कर जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। वही कि एटमोसफियर सनलाइट आएगी तो सही, अगर ये गैसेज अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो सनलाइट आएगी लेकिन वापस नहीं जा पाएगी, क्लियर, या कम जा पाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा हम करते हैं, तो जहां सनलाइट कम जाती है ना, वहां ऐसा ग्रीन हाउस बनाते हैं प्लांट्स के लिए, उनको हीट देने के लिए, उसको सनलाइट अवेलेबल करवाने के लिए। तो बस उसी जैसा इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो गया, कहाँ, हमारे सराउंडिंग। जब इन गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई, सनलाइट वापस जा नहीं पा रही, उस केस में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखो ना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है gases of 20% increase in the amount of CO2 would increase the average temperature of the earth by 1 degree centigrade. क्लियर ना? तो कुल मिलाकर ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसेस पे आपका फोकस रहना बड़ा जरूरी है, ग्रीन हाउस गैसेस पे। तो ग्रीन हाउस गैसेस आपके पास मीथेन हो गई है, CO2 हो गई है, लाफिंग गैस हो गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई हैं, ओजोन हो गई हैं, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा तो फ्लड्स आएंगे, और फ्लड्स आएंगे तो इन्फेक्टेड डिजीज बढ़ेंगी, और अगर CO2 ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर फ्लड्स आएंगे, A B C D और F को जोड़ लेना, तो कोस्टल एरिया में क्या होगी, सोइल लॉस होएगा, फ्लड्स आएंगे तो। एसिड रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखोगे ना, कोई एनवायरमेंटल का पिछले सालों का पेपर उठा के बैठ जाओ तो उसमें आपको 6-7 क्वेश्चन दिखेंगे हाईएस्ट, 10 दिख जाएंगे, और उस 10 पिछले 10-12 सालों में 10 भी नहीं दिखेंगे, अगर 10-12 साल देखोगे तो 4-5 ही मिलेंगे। उसमें एसिड रेन पे 2-3 क्वेश्चन ऑलवेज मिलेंगे आपको, एसिड रेन पे। क्लियर? एसिड रेन सबसे पहले देखो, जो वाटर है, अगर आप ये देखो, पहले तो SO2, NO, NO2, CO2, कभी 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 फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, फॉसिल फ्यूल कौन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सब के बर्न होने से ये सब गैसेस बन रही हैं। जब pH ऑफ वाटर 5.6 हो गया है, इससे नीचे नीचे जाते जाओ, बस इसका मतलब पानी का pH जैसे ही 5.6 हुआ, वो इस एसिड रेन की कैटेगरी में चला गया। द रेन विच कंटेन्स नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ pH ऑफ बिलो 5.6, इसको क्या बोल दिया आपने, एसिड रेन। तो अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो आपके काम की बात ये रही। ये देखो, कोरोजन ऑफ मार्बल स्ट्रक्चर, सोइल बिकम्स एसिडिक, कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। मेन तो आप देखो 5.6 से नीचे जाते ही उसको एसिड रेन की कैटेगरी में डाल दोगे, 5.6 होना एटलीस्ट जरूरी है। It dissolves heavy metal from soil, rocks, etc. Aluminium salts are also formed, which produces atmospheric haze, aerosol of the fine particle। देखो, कभी सर्दियों की शाम को ना, आपने देखा होगा इसी पोल्यूशन की वजह से, या फिर वैसे अगर आप एसिड रेन की बात करो तो NO2 की वजह से रेड हेज बन जाता है, रेड हेज। वो भी बताऊंगा, एक स्मोक भी आ रहा है अभी थोड़ी देर में। उसने कहा जी करें क्या, तो अभी देखा होगा गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारो, तो उसको रोकने का तरीका और कुछ है ही नहीं, बस फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाए। CNG, LPG, अच्छे अच्छे सिटीज में तो CNG, LPG पे फोकस करने लग गए, बजाय इसके कि पेट्रोल डीजल यूज करो। ये बात क्लियर हुई हो तो मैं आपसे स्मोक की बात कर लूं पहले। स्मोक इज स्मोक प्लस फोग। क्लियर ना? उस एरिया में कभी घूमने चले जाओ जहां शाम के टाइम ना ये कोयला वेला जगा देते हैं,
तो कोयला वाला जगता है ना, तो ऊपर से फोग रखा होएगा, तो स्मोक फोग दोनों मिलकर ना फिक्स हो जाएंगे, तो वो परमानेंटली आपको ना धुंधला सा दिखता रहेगा चारों तरफ। क्लियर? तो उसका नाम आपने क्या कर दिया, स्मोक कर दिया। स्मोक की दो कैटेगरीज है बच्चे मेरे पास ना। एक कैटेगरी है कलर्स, याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बना रखा है मैंने। कलर्स, सी फॉर क्लासिकल स्मोक, एल फॉर लंडन स्मोक, आर फॉर रिड्यूसिंग स्मोक, एस फॉर सल्फ्यूरस स्मोक, कलर्स, CLRS। और अगर आपको कलर्स का ही कोड पूरे के पूरे याद हो जाए तो मुझे लगता नहीं आगे जाकर आपको पढ़ने की नीड है, क्योंकि आपको जब वो क्लासिकल स्मोक कहेगा, लंडन स्मोक कहेगा, तो पहली बार जहां ऑब्जर्व हुआ, सल्फ्यूरस स्मोक करेगा तो उसके कंटेंट की बात करेगा, रिड्यूसिंग स्मोक तो उसके नेचर की बात करेगा, CLRS, कलर्स। और दूसरा POL है, फोटो केमिकल स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, लॉस एंजल्स स्मोक। ये तीन नाम है उसके, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो। क्या हुआ जी, इट्स फॉर्मेशन अकर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट एंड गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर, भाई नाम से पता नहीं चल रहा था क्या था, क्लासिकल, लंडन, सल्फ्यूरस, तो कौन होएगा इसके अंदर, सल्फर के ऑक्साइड्स। केमिकल प्रेजेंट इन पार्टिकुलेट कैटालाइसिस, क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। SO2 जैसी SO3 में कन्वर्ट हुआ, पानी से जुड़ने के बाद भाई साहब ने क्या बना देना है, H2SO4। अब है क्या, जितना भी पोल्यूशन होएगा वो सीधा इनहेल करोगे जब, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा इरिटेशन होएगा। रिड्यूसिंग मैंने नाम में बता दिया था, तो जो जो लाइनें तुम काट सकते हो फाइनल राउंड में, ये कट सकती हैं, रिड्यूसिंग ये कट सकती हैं। और ये आपके पास अर्ली मॉर्निंग में बनता है विंटर में। क्लियर? इट इंक्रीजेज शॉर्टली आफ्टर सनराइज बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। जितना SO2 का ऑक्सीडेशन 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 होता रहेगा, SO3 बनती रहेगी, उतना इसके बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कलर्स, क्लासिकल, लॉस एंजल्स, लंदन एंड रिड्यूसिंग एंड सल्फ्यूरस। ये देखो लंदन में पहले ऑब्जर्व हुआ। और अगला मैंने रखा हुआ है पोल, POL, फोटोकेमिकल, LOS, लॉस एंजल्स एंड देन ऑक्सीडाइजिंग। अब श्योर की इसका जो कॉम्पोजिशन होएगा बच्चे, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होएगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट, इसका मतलब वो विंटर में बना। कलर्स विंटर में बना, कलर्स विंटर में बना, जबकि पोल जो बनेगा वो समर सीजन में बनेगा। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन वेल्कीन होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तभी तो उसका नाम रखा गया ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ओजोन, NO2 एंड सम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, अंडरलाइन करने की बात, वो विंटर में बना, ये वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में बनेगा। सो गए लगता है एनवायरमेंटल पढ़ते पढ़ते, सोना मना है, जो सोता है वो। हाँ जी बेटा बोलो फटाफट, खोता है बोलना बेटा, बोलना 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 बोलना। बच्चे टाइम टू टाइम दोनों, विंटर में दोनों और समर में डेंजरस तो दोनों ही है, एक ऑक्सीडाइजिंग है एक रिड्यूसिंग है, डेंजरस तो दोनों ही है। अकॉर्डिंग टू सीजन है ना बच्चे, सर्दियों में वो, गर्मियों में वो, और दोनों हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। बस एक ऑक्सीडाइजिंग है एक रिड्यूसिंग है, इतना ही फर्क है बस। वैसे क्वेश्चन क्यों आया दिमाग में, ताकि मैं कनेक्ट करूं बात को कोई, या वैसे ही जनरल। समर्स में हमारे इस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बच्चे, तो चांस कम है। ये पर्टिकुलर जैसे लॉस एंजल्स में सबसे पहले देखा गया, हमारे गर्मियों में बहुत कम दिखता है। सर्दियों में शाम को निकल जाओ आप। क्लियर? एक और होता है ना, जैसे ये आपके पेडिस्ट्रो बर्न करते हैं, जब ये पराली बोलते हैं जिसको, उन दिनों में तो बड़ा खतरनाक टाइप का दिखता है, शाम 5-6 बजे के आसपास ना, मतलब 4-5 बजे शाम हो जाती है, इतना खतरनाक स्मोक हो जाता है। तो गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो इसलिए हमें कम ऑब्जर्व होता है ये। ठीक है, हाँ
हाँ जी, अब इसके बनने में कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहे हैं थोड़ा सा चेक करना भाई। वैसे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो ना तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके स्टेप्स, क्योंकि बच्चा बता उलझता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उलझना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी ना। 336 हुए हैं आपके। इसमें क्वेश्चन रेडॉक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तो नहीं है पूछने वाले कोई आपके पास? ओए कहाँ गायब हो गए क्वेश्चन के नाम पे? मतलब पूछने लायक नहीं है, मतलब आपने कर लिए? हाँ। हम्म। 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 वो मेरे से डिस्कस हो सकते हैं ना, जैसे मेरे को 10 क्वेश्चन दो आप, नंबर आपके पास है, क्लियर, मुझे 10 क्वेश्चन दो, फिर हमारे क्वेश्चन करने का जो स्टाइल है उसको पकड़ो, उससे फिर और डेवलपमेंट होएगा। आप बस यही अभी स्टार्ट। हम्म। नहीं नहीं, वो उसको मिटाने का एक ही तरीका है, आप अपने टीचर के कांटेक्ट में उसको क्वेश्चन करता हुआ देखो कर क्या रहा है। अब जैसे हम या तो अगली बार से थ्योरी का कंटेंट घटा दें, सिर्फ क्वेश्चन ले लें जो आपको मिले हुए, एक ये तरीका हो सकता है। अभी अभी यूं करो ना, कोई 10 क्वेश्चन अगर अभी है ना इति का, मान लो कोई फंसे हुए हैं 5 क्वेश्चन, तो कट कट कर मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं यहाँ लेता हूँ बोर्ड पे, पहले इसको खत्म कर देता हूँ, आप मेरे को भेजो, फिर भी हमारे पास ना अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। या कोई और भी बच्चा भेज दे, 10-12 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, या फिर रैंडमली मैं उठा लेता हूँ, मेरे पास पड़े हैं क्वेश्चन ना, मैं उठाता हूँ, एक सेकंड मैं रैंडमली उठाता हूँ। हम्म। नहीं अभी करते हैं ना। ना ना, टेंशन क्यों लेनी है, टेंशन लेने वाले लेंगे, हम थोड़ी लेंगे टेंशन। हेलिक्स वाले टेंशन लेने नहीं देते, हेलिक्स में टीचर टेंशन लेता है, बच्चे नहीं लेते टेंशन। एक सेकंड रुको ना, इन पे नजर मारना शुरू करते हैं। मैंने बीच में एक बार एनवायरमेंटल छोड़ दिया एक बार के लिए, कुछ गलत तो नहीं किया? शुरू कर लूं फिर ये क्वेश्चन दो चार? देखो, अब इसमें से मान लो ये क्वेश्चन उठाना है हमने ना, ये वाला न्यूमेरिकल टाइप उठा लेता हूँ, थ्योरी तो तुम कवर कर ही लोगे ना। बच्चे वो पता है क्या कह रहा है, द सेल सेटअप विद द लार्जेस्ट ईएमएफ। तो मेरे को मान लो लार्जेस्ट ईएमएफ चाहिए, तो मैं एक मिनिमम उठाऊंगा एक मैक्सिमम उठाऊंगा, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, मिनिमम इसमें से मिनिमम इसमें से है और मैक्सिमम इसमें से ये है। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लें ए और डी को, तो मेरे पास लार्जेस्ट ईएमएफ आ जाएगा बच्चे, यस और नो? ठीक है, अब उसमें भी हमें सीखना है कि जिसका मिनिमम है वो एनोड काम करना चाहिए, और दूसरे वाला कैसा काम करना चाहिए, जिसका लार्जेस्ट है हाईएस्ट है वो कैथोड काम करना चाहिए। गॉट इट और नॉट? तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके पास दो ही है, ये वाले, और एनोड साइड में एनोड और कैथोड साइड में तो ये वाला भी खत्म हो गया। वापस बोलूं या समझ गए? इसको तो बस इसको लिखने का स्टाइल बदलना है थोड़ा सा, D-2 टू डी लिखना था उसको बस। तो इसमें भी थोड़ा गलत रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये परफेक्ट हो जाता बच्चे, ये रिडक्शन और इसको ऑक्सीडेशन, ये परफेक्ट आंसर है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर पका। चलो अब मैं 1.4, ये ठीक है बच्चे, कर ले आधा घंटा काम इस पे। उसने कहा जी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 4 एलिमेंट का दे रखा है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन माइनस में जो ज्यादा है ई नोट इनवर्सली टू द रिएक्टिविटी, जिसका ई नोट जितना कम है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, तो P सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये कट गया, ये कट गया। मेडिकल का रूल बताऊं बच्चे, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री तुम 45 के 45 क्वेश्चन में 50-50 कर सकते हो, देखो 50-50 हो गया। अब इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नोट में चले जाओ, माइनस में, माइनस का ये, फिर इससे कम Q, इससे कम R, R R R, ठीक है, और सबसे कम, यही आंसर आ गया बच्चे। क्या सोचते हो? अच्छा अब ये क्वेश्चन आपके हवाले किया, सारे सोचना मिलके, मजा आएगा। ये ई नोट दे रखा है, पहले सब्सक्रिप्ट पे नजर मार लिया करो, पहले सब्सक्रिप्ट पे नजर मार लिया करो। SRP
SRP SRP सारे SRP हैं। स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हुआ है। हाँ, जिसका भी ई नोट क्या हो गया बच्चे, हाईएस्ट हो गया इति का। जिसका भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ाना है तो उसका SRP क्या कर दो बच्चे, हाईएस्ट कर दो। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आप सोचते हो कि मुझे क्लोरीन, ये मैंने बच्चों से बात करते हुए सुना है कई बार कि मैं क्लोरीन बोलूं कि क्लोराइड बोलूं, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग बताना हो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उठाया करो, अगर रिड्यूसिंग बताना हो तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर उठाया करो। मान लो दोनों ऑप्शन पड़े थे ना, क्लोरीन क्लोराइड, अब बच्चा बहुत फंसेगा, सर मैं क्लोरीन बोलूं कि क्लोराइड बोलूं, तो ऑक्सीडाइजिंग में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उठाया करो, दैट इज क्लोरीन। ये तीसरा क्वेश्चन किया हमने। ये लो जी, एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग, ये बस ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग, फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब पे सोचना है आपने, और ये सबसे पहले चेक कर लेना ई नोट ही होनी चाहिए। +5 +4, हाँ सारे ई नोट ही है, मतलब SRP ही है। तो जिसका भी SRP जितना कम है दैट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग में भी वो बताना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो, मेरी गलती, कम हो। इज इट फर्स्ट, सबसे कम ये हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। ये ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चे, 3 है ना, हाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपके पास +3 ना, तो आंसर आपका कौन आ गया, HPO3 -2। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके, जैसे मैंने चेंज किया हुआ है, मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग पूछ लूं तो कौन सा आंसर है, इनमें से होगा IO3 IO-, अब ये आयोडेट हो जाएगा, है ना, समझने वाली बात। चलो हाँ बोलो बेटा। PO4 -3 HPO3 -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो बच्चे इसी को बोलोगे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इटसेल्फ क्या करेगा, रिड्यूस, और इसको बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इटसेल्फ ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मैंने एक जनरल रूल बना रखा है बच्चे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ई नोट ऑफ लिथियम +2 लिथियम, ये -3.05 है, ये -3.05 है। मेरे से कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग पूछेगा तो मैं लिथियम को बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूँ वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, मतलब इसमें कन्वर्जन भी होना चाहिए उसका। अगर मैं लिथियम प्लस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल गया तो मैं क्या उसको लिथियम में कन्वर्ट करूंगा, जीरो में, वो तो पॉसिबल नहीं ना। तो ज्यादा वाला ऑक्सीडाइजिंग, कम वाला रिड्यूसिंग। तो इस पेज के 4 क्वेश्चन हमने फोकस किए जो जनरली, बच्चे बस साइन का फर्क है। जैसे मेरे पास ई नोट है, जिंक +2 जिंक है, -0.76 है। मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, याद करो, लिखा था सी द सबस्क्रिप्ट, याद करो, बोला था ना, ये +0.76 है। तो जो आपके पास वैल्यूज है, मतलब ई नोट सिंबल सेम है, ये बात मैंने अपने नोट्स में बोली थी, ई नोट सिंबल सेम है, क्लियर। एक रिड्यूसिंग है SRP, एक ऑक्सीडेशन है SOP। तो हम मैक्सिमम काम इस पे करते हैं, रेफरेंस इसी का लेते हैं। अगर किसी का SOP भी दे रखा हो तो उसको इमीडिएटली SRP में कन्वर्ट कर दो, जिससे पता चले कि जिसका SRP जितना कम है, जिसका SRP जितना कम है, जिसका SRP जितना कम है उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना रिएक्टिव मेटल है। अब हम टारगेट करते हैं एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन लेते हैं भाई, ये वाला, ये तुम्हारे हवाले, सोच समझ के आंसर देना। क्रोमियम, ये दे रखे हैं 3 से 2, ठीक है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, ठीक है जी, माइनस प्लस प्लस प्लस, फॉर विच ऑफ द
these metals the change in oxidation state from +2 to +3, मतलब itself oxidizes, reducing agent ढूंढ रहा है, और reducing agent कौन है बच्चे? एक ही है जिसका नेगेटिव है, कम में मतलब लोअर है। आंसर क्रोमियम। आंसर जिस बच्चे ने बोला परफेक्ट, किसने बोला था? क्रोमियम, दिशा ने। अच्छा आंसर दिया, ठीक है। अब ये करो भाई, वेट, सोच समझ के बोलना। ये सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में नहीं आता कभी भी। ये भी सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में नहीं दिखता कभी भी। सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग किन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये दिखा रखा है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट pH3, और pH3 का मतलब शायद आपको पता हो, H+ एन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3। और ये ओपी दे रखा है। एक फॉर्मूला पीछे सिखाया था, अगर आप कहो तो मैं उन पेजेस पे लेके जा सकता हूं आपको नोट्स पे, नहीं तो सीधे चली जाना। ई सेल नॉट 0.0591 बाय यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोग न्यूमरेटर में H+ का क्या पावर 2, नहीं आएगा। इससे कोई हिंट मिलता हो आपको? एक बार और कोशिश करो बच्चे। इस ओपी को यहां लिखते हैं बच्चे, ओपी को 1.30, ये निकालना है हमने। 0.0591 बाय 1 log H+, इज इट? ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना log के फॉर्म में कन्वर्ट करने से। जब 1.30 माइनस 0.0591 log 10⁻⁻3, इज इट? ये माइनस अब इस फॉर्म में आ जाएगा। थ्री log 10 होएगा ना बच्चे, माइनस प्लस बन जाएगा। मुझे लगता है ये आंसर आना चाहिए। करके देखिए मल्टीप्लाई। और किसी ने काम नहीं किया? 1.30 प्लस 0.1773, यही आ गया आंसर। दिशा ने क्या बताया था? मैं वापस करूं इस क्वेश्चन को, कोई इंटरेस्टेड हो तो? सबसे पहले हाँ बोलो पहले, नहीं तो नहीं कर रहा। कोई नहीं बोल रहा, इसमें नहीं करना। चलो ठीक है। अच्छा ये देखना, ये वाला करना, डेल्टा जी वाला। 5वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। सबसे पहले देखा करो, ये तुम्हें जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये भाई साहब कैथोड बनेंगे, ये भाई साहब एनोड बनेंगे। अब नेट रिएक्शन आपको लिखनी है। हाँ जी, तो ई सेल नॉट, ई कैथोड माइनस 1.23, और माइनस माइनस प्लस ये 0.44 जुड़ गया इसके अंदर। ये 1.67। आगे आप मेरे को गाइड कर सकते हो। डेल्टा जी नोट माइनस 296,500 बाई 1000 इंटू 1.67 जो प्लस में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही है, हाँ 2 का ही चल रहा है। तो समझ गई महान जनता? इसको अप्रोक्सीमेट 100 ही मान लो, 200 ही हो गया। ये आंसर आने के चांस बनते हैं मुझे लगता है ना, अगर रैंडमली भी चले तो। 2 इंटू 96.5 इंटू क्या था 1.67, हाँ ये 322 ही आ रहा है एग्जैक्ट।
बोलो बेटा। इसी फॉर्म में छपा हुआ है आपके यहाँ 212 या कुछ और है? यही है आपके पास, ये बुकलेट है ये वाली, ये एग्जैक्ट ये इतने क्वेश्चन वाली बुकलेट तो नहीं होगी, कम वाली होगी मुझे लगता है। ओके गुड। चलो बच्चे देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। किसने पूछा था उसका नाम लेना है मेरे को? दिशा ने पूछा। दिशा बेटा देखो, पहले इधर एनोड है तो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है पुत्र। तुम देखते ही हाँ हाँ बोलने लगोगी, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो तुम क्या करोगी, इसको क्लोराइड में बदल दोगी। नहीं, अब इसकी जो नेट रिएक्शन बनेगी, इसकी जो नेट रिएक्शन बनेगी H2Cl2 क्लियर, 2H प्लस 2Cl माइनस, इट इज एनोड इट इज कैथोड, यस और नो? अब ई सेल नॉट क्लियर, आपसे एंड में क्या पता है क्या पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है आई थिंक ना। हाँ, तो इसलिए ई सेल नोट की नीड आपको है ही नहीं। 0.0591 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है H प्लस न्यूमरेटर में। और जहां तक मेरे को बच्चों के साथ बात में पता चलता है ना, बस वो इस इक्वेशन को ही नहीं लिख पाते, तो उनको पता नहीं चलता कि न्यूमरेटर में क्या लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। जब ये 1m थे बच्चे तो ई सेल बराबर ई सेल नोट ही था, कहा ना उसने। In the above galvanic cell, by what value will the cell voltage change when concentration of ion in the acidic and anodic and cathodic compartment both are increased by a factor of 10? मतलब पहले 1 1 थे, अब 10 10 कर दिए। तो अब दिशा को बात समझ में आ जाएगी। मैंने इसका 2 भी गायब कर दिया, इसको log के फॉर्म में आगे लेकर, log 100 क्या हो गया बच्चे, 2। आंसर आ गया बच्चे, इसमें इतने का चेंज आ गया ना। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है, रिएक्शन नहीं लिख पाते वो लोग, बाकी तो सारा समझ में आ ही गया। इथिका को पता चला क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, है ना? बस ऐसे अगर टीचर को 15-20 क्वेश्चन करते हुए देखोगे ना बच्चे, तो समझ में आने लगेगी बात। चलो जी, अब मेरे को थोड़ा सा आप ही की तरफ से, अब हम 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब भी कोई और इसके अलावा आप पूछने में इंटरेस्टेड पूछ सकते हो। 2 10 कर रहे हैं बच्चे, देखना। Mg से Mg+2 एनोड, जिंक +2 से जिंक कैथोड, ई नोट ऑलरेडी दे रखा है आपको, ऐसा ग्राफ भी मैंने करवाया था। करेक्ट प्लॉट ऑफ ई सेल नॉट minus 0.0591 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एक्सचेंज। Mg आना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। भाई साहब ने उल्टा लिख दिया इसको। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो ये बात मैंने आपको पहले बताई भी है, अगर आप कनेक्ट कर पाते हो चीजों को तो ये ओरिजिनल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन भाई साहब ने पता है क्या किया, मैग्नीशियम ऊपर भेज दिया। इतिका सुन पा रही हो बच्चे? देखो ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, जिंक +2 Mg Mg, मैं गलत लिख गया ना, मैं गलत लिख गया इसको। ओरिजिनल इक्वेशन में Mg ऊपर ही आना चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें, क्योंकि Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चे। इसकी सेल रिएक्शन पता क्या बनेगी, Mg जिंक 2 एनोड मतलब ऑक्सीडाइज, कैथोड मतलब रिड्यूस, ये बनेगी इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी इसकी ओरिजिनल। अच्छा जी, अब आप देखो ये बनेगा, ये इंटरसेप्ट बन जाना है कितना, 3 पॉइंट जो भी है 13। उसके बाद अगर आप बढ़ाने शुरू कर देते हो कॉन्सेंट्रेशन को, अब आप ही सोचो बच्चे क्या करना है। मुझे परफेक्ट आंसर दिख गया, आपको दिख गया? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सारी वैल्यू बढ़कर इस रिजल्टेंट को क्या करने लग गई। देखो मान लो तुम्हारे पास ये, हाँ ये तुम्हारे पास फिक्स है 100 रुपए, ये तुम्हारे पास, चलो कि तुम्हारे फोन का मान लो, आजकल तो होता नहीं लेकिन मान लो टॉक टाइम है ये 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में से तुमने मेरे से बात करनी शुरू की, घटता गया, तो ये तुम्हारा टॉक टाइम नेट तो घटता, ये तो लाख रुपए दिए थे ना कंपनी ने, घटते गए तो नेट वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। आंसर मिल गया, आंसर सारी जनता को।
बोलो बेटा। थ्री पॉइंट थ्री मतलब 330। ओके। किथे गया भाई, लबो लबो। इसके लिए तो कल जो बात मैंने बोली थी उसको आपने सुना नहीं, मेरे को दूर से दिख गया ये सोडियम एसिटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है, आई थिंक ना। 4 मोल्स ऑफ ये अलग है। 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू, यही चाहिए ना। लो ये तो सब खास है। पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन लिखो बच्चे, अंदर घुसो इस रिएक्शन के। दिशा का क्वेश्चन है ये। H2O H2। अब थोड़ा सा क्वेश्चन भूल जाओ क्या कह रहा है, हम अपना दिमाग लगाएं। यहाँ 2 फैराडे चाहिए कि नहीं, इस पे दिशा ने हाँ नहीं की। ये लो जी, पता चल जाएगा। ये लो 2H+, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस O-2 से एक्सेप्ट किए। चलो उसको भी गोली मारो, बहुत और भी स्टाइल है समझाने के। ये H2O, ये H2+ हाफ O2। बस एक बात सुनना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चे, -2। यहाँ कितना है, 0। कितने फ्राइडेज का चेंज हुआ, 2। पक्की बात। चलो अब हमें पता चल गया 1 मोल को 2 फैराडेज चाहिए। तो अगर आप इसको 4 फैराडेज लिख दोगे, सब कुछ डबल कर दिया। दिशा को नहीं पता चला। चलो बस आंसर आ गया फिर तो। 3 मोल गैसेस मतलब आंसर। अगर वो टोटल पूछ रहा है, अगर वो एनोड के थोड़ पास आ गया तो फिर क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि कीटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर अलग अलग आंसर आ जाएगा। इतिका को पता चला ये क्वेश्चन पक्का। चलो वेरी गुड। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन तो करना बता ही दिया था आपको, ये वाला तुम लगा ही लो दिमाग फटाफट। अब तुम्हारे साथ मजा भी आने लग गया मेरे को भी। क्वेश्चन 4:01 हो गए, पता नहीं चला। 231 जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, E1N1 N2E2 बाय N3, याद करो। उसको लगा के करो, देखो मजा आएगा। या अपने आप कर लोगे। श्योर। इस फॉर्मूले में बस आपको एसआरपी पुट करने हैं। और जिन 2 इक्वेशन को ऐड किया, एक इसको ऐड किया, एक इसको ऐड किया है, एक इसको ऐड किया, एक इसको ऐड किया, और फाइनल इक्वेशन जो बनी उसका N3 आएगा। अच्छा ये देखना 232, इंटेंसिव एक्सटेंसिव की कहानी। तुमने इक्विलिब्रियम नहीं किया ना अभी तक। जब किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे, जब किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे, तो जो आपका पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बस उसकी पावर 2 बन जाएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो K1 की पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। लेकिन जो E0 की वैल्यूज हैं, क्या बताया था, इंटेंसिव, ये चेंज नहीं होंगी। परफेक्ट। आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। बोलो बेटा। K1 होएगा ना बच्चे, K2 का तो रूट होएगा ना पुत्र, क्योंकि वो डबल हुआ है ना। मैं करके बता देता हूं, हम कंफ्यूज क्यों हो, मेरी बात सुनो। K1 इज इक्वल टू ऊपर लिखा C,
फिर डी, मैंने इक्विलिब्रियम नहीं कराया ना, तो मैं हाई ऑथेंटिसिटी के साथ बोल ही नहीं सकता। मैं बोलूँ तुम्हें आता नहीं क्या, तुम्हें आता नहीं क्या, ये बात मैं बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने नहीं कराया तो मैं मान के चलता हूँ नहीं आता। लो जी, ठीक है। अब मैं बच्चे इसका रूट लूंगा तो ये बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक होगी बात? हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, यही है, कुछ चेंज तो नहीं है। ओए, यही है। इसका मतलब तुम्हें ये सेम जो रेगुलर वाला है वही शीट पहुंची हुई है ना। फेयरली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन 10 ग्राम है कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग द 0.01 फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन मास ऑफ रिजल्टिंग। बच्चे देखो बड़ा सिंपल सा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रॉपरली सुनना। अगर तुम यहाँ पूरा 2 फेराडेज लगाती हो, यूनिटरी से करते हैं इसको, वैसे यूनिटरी से ना करो तो एक तरीका और भी है, मोल इज इक्वल टू आई टी बाई एन एफ। मोल इज इक्वल टू आई टी बाई एन एफ। तुम्हारे पास आई टी क्यू है, वो तुमने कितना डाला हुआ है 0.01, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 96,500 है, मोल आ जाएंगे इसके सीधे। देखिए ये तरीका है, मोल का फॉर्मूला था ना दिशा, आई टी बाई एन एफ। आई टी मैंने दे रखा है 0.01, फेराडेज आपके पास 2 × 96,500 है। जब मैंने इसको सोल्व किया मोल आ गए, मोल आती मैंने मल्टीप्लाई विद 63.5 कर दिया, वापिस वापिस मोल इज इक्वल टू, ये मोल कौन से बच्चे डिपॉजिटेड, ठीक है 0.01 आई क्यू का वैल्यू गिवन है, एन 2 इलेक्ट्रॉन का कॉपर +2 किसमें बदला हुआ है, कॉपर में 96,500। बोलो जी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगी आप 63.5 से, अब आप लेकर कितना चल रही थी 10, ये डिपॉजिट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी दोनों का डिफरेंस, पक्का। और देखो, बोलो बेटा, क्योंकि 63.5 कॉपर का एटॉमिक वेट है बेटा, वही डिपॉजिट हो रहा है, उसी की क्वांटिटी है। दीपांशी का क्वेश्चन था, 10 बच्चे वही डिपॉजिट हुआ ना, सल्फेट तो जाके डिस्चार्ज कहीं और हुआ ना, और वो पूछ क्या रहा है 10 ग्राम ऑफ फेयरली कॉन्सेंट्रेट। अब यूं सोचो ना, ये 1 मोल है मान लो, तो सामने 1 मोल ही कॉपर मिलेगा और 1 मोल ही सल्फेट मिलेगा। अभी ये मेरे टारगेट पे था नहीं, तो मैंने इसी के 1 मोल यानी 10 ग्राम से इसी को बैलेंस कर लिया। मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नंबर बोल सकते हो, 4 मिनट है हमारे पास। या मैं करवाऊं? बच्चे रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ना, अब जो पेपर बनाएगा वो डिसाइड करेगा वैसे, लेकिन मुझे लगता है रेडॉक्स के 20 से क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रेडॉक्स के अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ना उसका जो दूसरा पोर्शन जाके ना इसे मैच करने लगता है, फिर 15 किसके 20-25 के आसपास, अगर थोड़ा बढ़ाऊं तो 25, और फिर 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन एनवायरमेंटल के, इसमें +-2 मान लो आप, 2-3 क्वेश्चन एनवायरमेंट के, वो भी मोस्ट प्रोबेबली जिसने भी पेपर डालना है वो कोई एसिड रेन पे या स्मोक पे, इन पे क्वेश्चन डाल देगा, या ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पे, क्योंकि जो टीचर डालेगा उसको भी तो पता होगा ना इंपॉर्टेंट क्या है। बोलो बेटा, वैसे बोलो। कॉपर +1 है क्या? हाँ फिर तो करेगा बेटे, क्यों नहीं करेगा, एक्वस में तो और खतरनाक करेगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी खतरनाक हो जाएगी।
इसको जहां फेवर मिल रहा है ना स्टेबल होने में, तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, 101% करेगा। हम्म, हाँ जी, एक पीछे क्वेश्चन था बच्चे, क्योंकि उसको हमने माना ही है ना, वो है ही रेफरेंस सेल, दैट्स वाई वो रेफरेंस सेल है, इसीलिए उसको माना हुआ है। और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी 1 m लेनी है, 1 मोलर। पीछे क्वेश्चन डला हुआ है शायद, आई थिंक वो मुझे कहाँ दिखा था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया, ये रहा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड अ 0। इसके साथ में हिंट लिख देना। मैं रेगुलर में जितने बच्चों से बात करता हूँ ना, आपके साथ भी अच्छी बात हो रही है वैसे तो, हिंट जरूर लिखना होता है क्वेश्चन के साथ, बिकॉज बिकॉज इट इज रेफरेंस सेल, तो इसको 0 ही असाइन किया हुआ है। ये 25 डिग्री है, ये आपके पास 0 डिग्री है, और ये आपके पास 30 डिग्री है। एक मिनट है बच्चे, आप अपना डिस्कशन कर सकते हो कोई भी। हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ट्रेंड ये वाला है बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी यही है। बोन डिसोसिएशन ये नहीं है, ये बोन डिसोसिएशन टेंडेंसी है। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगा, क्या बोल गया मैं? हाँ क्लोरीन का होगा। मेरी गलती, आयोडीन का होगा। बोन डिसोसिएशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। बोन डिसोसिएशन की एनर्जी क्लोरीन की, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैंने टेंडेंसी बोला तो आपको गलत चला गया, बीडीई। ठीक है ठीक है ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर विद ऑल एल्केन एल्काइंस, जहां भी लेकर चलोगे सब जगह यही ऑर्डर आएगा। हाँ भाई, और कुछ आपके पास 30-35 सेकंड और बात हो सकती है। बच्चे कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। चलो जी, फिर हम बंद करते हैं। कुछ हो ना तो मेरे पास भेज दे। हाँ बोलो बोलो। उसके लिए फिर थियरी का कंटेंट घटाना पड़ेगा इस बार। अगली बार से मैं पता क्या करता हूँ, जैसे इस बार मैंने ना सिंगल सिंगल लाइन बता दी, अगली बार से मैं ना जैसे सेल वेल है और ये कोरजोन है, ये खत्म कर दूंगा मैं। आधे एक दिन में थ्योरी बता दूंगा और मैक्सिमम इसी बुक को ही खोल लिया करेंगे। इज इट? चलो अगली बार से अब क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ जी बोलो। मैम क्लास में, मैम से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैम क्लास करवा दूं क्वेश्चन एक? बोलो बेटा फटाफट बोलो, इतने मैम मना कर देंगे नहीं तो फिर। हम्म हम्म। नहीं, स्पॉन्टेनिटी तो हो ही नहीं सकती इस रिएक्शन की। इसका तो ई नोटी प्लस है बच्चे। आप इसकी स्पॉन्टेनिटी कैसे ढूंढना चाहते हो? तो स्पॉन्टेनिटी है ही नहीं इसके अंदर, वैसे भी नोबेल मेटल है ये। बोलो बोलो। नहीं, वो तो उन्होंने नॉन स्पॉन्टेनियस बोल के इनडायरेक्टली क्या उन, मतलब हम किसी को ये नहीं कि हम कोई लड़ाई करने जा रहे हैं, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। सुनो, अगर उन्होंने बोला ना नॉन स्पॉन्टेनियस, बट मीन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसीड नहीं कर रही है। किसी भी रिएक्शन का नॉन स्पॉन्टेनियस होने का लिटरल मीन क्या है? इट नीडेड एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रोसीड द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल होंगे। तो उनके कहने का मतलब भी वही था जो मैं कह रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, मान लो Ag2 H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करके ये बना दे। अब याद करो मैंने क्या बताया, कॉपर का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड है, दोज आर अनस्टेबल, दे प्रोसीड्स इन बैकवर्ड। तो उन्होंने सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बोला उन लोगों ने, 100% सही बोला कि H2SO4 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करके, लेकिन उसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी रिएक्शन। तो सही बोला उन्होंने, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बन गया Ag2O तो प्रोसीड्स इन बैकवर्ड अगेन। ठीक बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला। और मैंने क्या बोला,
मैंने सिंपल रिजेक्ट मार दिया, मैं कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मुझे कौन सा तुमने टेम्परेचर की कंडीशन बताई है ना? तुम सिल्वर को H2SO4 में डाल के रख दो आज घर में, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी।